Everyone, so today we will discuss about the topic health and safety in HRM. सो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, ये जो डिपार्टमेंट होता है वो हमारे एम्प्लॉयज़ की या जो भी वर्कर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी पे भी वर्क करता है। क्योंकि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है उसका काम ही क्या है, एचआर को कंट्रोल करना, एचआर को मैनेज करना। एचआर में क्या आते हैं, हमारे पर्सनल्स आते हैं जो हमारे एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉयर वर्क कर रहे हैं या फिर लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। सो उनके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि जो हमारे वर्कर काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रहे हैं, उनको काम बताना कि आपको कैसे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, आपका बेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड वे क्या होगा, कैसे आप एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर सकते हो। ये तो हमारे एचआर का काम है। लेकिन इसके साथ साथ जो भी लेबर्स हैं, जो भी वर्कर हैं या एम्प्लॉय हैं, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है। हेल्थ एंड सेफ्टी मीन्स कि जब भी वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी जॉब को वो परफॉर्म कर रहे हैं, उस टाइम पे उनके साथ कोई एक्सीडेंट ना हो और उनकी हेल्थ को आप सिक्योर रखो, उसको आप सेफ रखो। यानी कि आप उन्हें एंश्योरिटी दो, ये श्योरिटी दो कि अगर आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो उससे आपकी हेल्थ पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आपको कोई इंजरीज नहीं होंगी। आपने कई बार न्यूज़ में भी देखा होगा कि कहीं पे ब्लास्ट हो जाता है, केमिकल का वो हो जाता है, लीकेज हो जाता है, तो उससे क्या होती है, उनकी हेल्थ पे अफेक्ट पड़ता है, इंजरीज हो जाती हैं, डेथ हो जाती है। सो ये सब क्यों होता है, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं होती और कई बार वो एक्सीडेंट भी हो जाता है। यानी कि एकदम से हो गया, पहले से वो, कई बार तो हमारी पहले से हम मिस्टेक करते आ रहे होते हैं, यानी कि हमने कुछ चीज़ों को इग्नोर किया, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और हमें रिजल्ट में क्या मिला कि हमारा वो ब्लास्ट हो गया या फिर केमिकल लीक हो गया। बट कई बार वो एक्सीडेंटली हो जाता है कि हम पहले से सही प्रॉपरली वर्क कर रहे थे बट बाय एक्सीडेंट वो हो गया। सो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए और हमारे एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी पर वर्क किया जाता है। अब हेल्थ एंड सेफ्टी किस चीज़ से होती है, यानी कि आप एक एम्प्लॉय की हेल्थ कैसे इंश्योर कर सकते हो कि आप सेफ रहोगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जब आप उन्हें किन चीज़ से प्रोटेक्ट करोगे, एक्सीडेंट से। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, कोई भी जैसे केमिकल लीकेज है या फिर कोई और ब्लास्ट वगैरह, कोई भी शॉर्ट पावर का कुछ भी कट नहीं होगा, सो उससे आप क्या हो जाएगा कि आप हेल्थ को इंश्योर कर दोगे, सेफ्टी को इंश्योर कर दोगे। सो हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को किस चीज़ पे वर्क करना जरूरी है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक्सीडेंट्स ना हो। सो मेन हमारा किस चीज़ पे फोकस होना चाहिए कि हेल्थ एंड सेफ्टी हम एक्सीडेंट्स पे वर्क करके, उनकी एक्टिविटीज़ पे वर्क करके इंश्योर कर सकते हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड सेफ्टी टू इट्स एम्प्लॉयज़ एंड मस्ट प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज़। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन ही इस पे फोकस करती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्थ के बारे में सोचती है, उसके लिए मेजर्स बनाती है, ऐसा नहीं है। चाहे वो कितनी ही स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, कितनी ही लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन को, जितने भी उनके वर्कर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए और प्रॉपर मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए। इट बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़। यानी कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक ऑब्लिगेशन है ऑर्गेनाइजेशन का, ये भी एक ऐसी ड्यूटी है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को जो चीज़ें परफॉर्म करनी होती है, जो उनकी ऑब्लिगेशंस है कि ये ड्यूटीज़ उन्हें करनी ही करनी है, उन्हीं ड्यूटीज़ में हेल्थ एंड सेफ्टी भी आती है। ये कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं है, एडिशनल वर्क नहीं है, इनको इस पे भी वर्क करना होता है। ये भी इनकी ऑब्लिगेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ही इंक्लूड किया जाता है कि ये अपने एम्प्लॉयज़ की सिक्योरिटी को इंश्योर करें। In some organizations, accident occurs in often, so the secure employees and maintain their health is requirement of health and safety measures. यानी कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि ऑफन बेसिस पे, यानी कि अक्सर क्या होते रहते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं। उनका वर्क ऐसा है कि जो केमिकल से रिलेटेड वर्क है या फिर उनका बहुत ज़्यादा फ्लेम और फायर से रिलेटेड वर्क है, तो वहाँ वो क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा प्रोन है, यानी कि सबसे ज़्यादा उसको ऊपर खतरा रहता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। सो ज़्यादातर ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन्हें ज़्यादा इफेक्टिव मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए। जो प्रोन ऑर्गेनाइजेशंस है, जहाँ पे एक्सीडेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है, कि ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एक्सीडेंट्स होते हैं, ऑफन बेसिस पे होते हैं, तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से इंश्योर करना चाहिए, ज़्यादा इफेक्टिव मेजर्स को यूज़ करना चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन को मेजर्स प्रोवाइड करने चाहिए, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा प्रोन है उन्हें ज़्यादा इफेक्टिव मेजर्स को यूज़ करना चाहिए। एक्सीडेंट इज एन अकरेंस इन इंडस्ट्री, injury to body or any injury which is barrier to your work is accident.
कि एक्सीडेंट होता क्या है। एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कोई एक्टिविटी, ऐसा कोई एक्शन जो आपकी हेल्थ को इफेक्ट करता है, सो आप अच्छे से अपना काम नहीं कर पाते या फिर आपकी डेथ हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट। यानी कि या तो वो आपको इंजरी देगा, वो परमानेंट भी हो सकती है और टेम्परेरी भी हो सकती है। यानी कि आपको चोट लग गई, कहीं पे कुछ लग गया, सो वो क्या है, वो टेम्परेरी भी हो सकती है, और कुछ आपका जैसे हाथ वगैरह पे इतनी ज्यादा शार्प लगी है कि वो आप फ्यूचर में आगे काम कर ही नहीं सकते, सो वो क्या हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी। सो आपके एक्सीडेंट्स क्या होते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे एक्शन जिनकी वजह से आपको कोई इंजरी हुई है, जो परमानेंट भी हो सकती है, टेम्परेरी भी हो सकती है, या फिर आपकी डेथ हो गई है। सो उन इंजरीज की वजह से अब आप काम नहीं कर पा रहे, या तो कुछ टाइम के लिए नहीं कर पा रहे, या फिर फ्यूचर में कभी कर ही नहीं सकोगे, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट। और इसीलिए एक्सीडेंट है वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पे डालता है, उस एम्प्लॉयज पे जिसके साथ वो एक्सीडेंट हुआ है। सो हमें हमेशा ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी हमारे एम्प्लॉय काम कर रही हैं वो सेफ हैं, सो दैट वो अपने फ्यूचर को सिक्योर रख सकते हैं। फीचर्स ऑफ एक्सीडेंट। अब फीचर्स क्या हैं एक्सीडेंट के? एक्सीडेंट के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इट कोज इंजरी। ऑब्वियसली अगर हमारा एक्सीडेंट हुआ है, इसका मतलब वो इंजरी कोज करता है, कोई ना कोई चोट वो पहुंचाता है, वो माइनर भी हो सकती है और मेजर भी हो सकती है। माइनर का मतलब क्या है कि छोटी मोटी चोट लग जाए, कट लग जाए, कहीं पे कोई स्क्रैच आ जाए, ये तो है आपकी माइनर इंजरी। और मेजर इंजरी क्या होती है, जब आपको कोई मीन्स डेथ हो जाती है, या फिर आपको कोई परमानेंट डिजीज हो जाती है, परमानेंट कोई डिसेबिलिटी हो जाती है कि आपका लाइट का इतना ज्यादा फ्लैश लगा आपकी आईज पे कि अब आप फ्यूचर में देख नहीं सकते, तो वो क्या होगी, आपकी मेजर इंजरी होगी। सो पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर क्या है एक्सीडेंट का, कि वो इंजरी कोज करता है, वो माइनर भी हो सकती है और मेजर भी हो सकती है। इट इज अनएक्सपेक्टेड इवेंट। एक्सीडेंट वही होता है जो एक्सपेक्टेड नहीं होता, क्योंकि अगर हमें पहले से एक्सपेक्टेड है कि एक्सीडेंट हो सकते हैं तो हम उस पर पहले ही वर्क करना शुरू कर देंगे। एक्सीडेंट क्या होता है, वो सडनली होता है, यानी कि हमने पहले एक्सपेक्ट नहीं किया होता, क्योंकि अगर हमें पहले से एक्सपेक्टेड होता, हमें उसके बारे में कुछ भी नॉलेज होती, तो हम उसके रिगार्डिंग वर्क करते और उसे होने से रोक लेते। लेकिन ये तभी होता है कब, जब आपको एक्सपेक्ट नहीं होता, अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, ये सडनली हो जाता है किसी एक मिस्टेक की वजह से, या फिर ऑटोमेटिकली ये कभी कभी सडनली हो जाता है। सो ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है, इसके बारे में हमें पहले कोई नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि अगर हमें पहले से पता हो कि फ्यूचर में एक्सीडेंट होने वाला है, सो हम उस पर पहले ही वर्क कर देते हैं और उसे होने ही नहीं देते। वर्क कंडीशंस, और जो भी हमारा एक्सीडेंट होता है वो हमारी वर्किंग कंडीशंस की वजह से ही होता है। यानी कि कैसे हम काम कर रहे हैं, कितना हम काम को सीरियस ले रहे हैं। अगर हम उसे इग्नोर करते हैं तो हम ज्यादा मीन्स हमें सेफ्टी मेजर्स यूज करने होते हैं। जब भी आप किसी ऐसी मशीन के पास जाते हो, हैवी मशीन के पास, तो कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जो आपको पहनने होते हैं ताकि आपको वो अफेक्ट ना कर सके। लेकिन अगर आप इग्नोर करते हो तो आप क्या बन जाते हो, आप ज्यादा खतरे में आ जाते हो, बिकॉज आपने वो इक्विपमेंट्स नहीं लिए जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आप कैसे वर्क करते हो, आपकी कंडीशंस क्या प्रोवाइड की गई हैं, क्या आपकी एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है, उसके बेस पे भी एक्सीडेंट होते हैं, और आपकी वर्क कंडीशन एक्सीडेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नाउ व्हाट आर द कोजेज ऑफ एक्सीडेंट, कि एक्सीडेंट के मेन कोजेज क्या होते हैं, किन कारणों से एक्सीडेंट होता है। अनसेफ वर्किंग कंडीशन इज द मेन कोज ऑफ एक्सीडेंट, बट जनरली कोजेज ऑफ एक्सीडेंट आर डिवाइडेड एज, कि सबसे हमने फीचर्स में भी देखा कि अनसेफ वर्किंग कंडीशन बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो हमारी वर्किंग कंडीशंस होती हैं, कि हम कैसी वर्किंग कंडीशन, कैसा एनवायरनमेंट एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कोजेज को डिवाइड करें तो हमारे मेनली कोजेज क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है हमारा टेक्निकल कोज, यानी कि टेक्निकल कोज, टेक्निकल रीजंस जिनकी वजह से क्या हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। अब टेक्निकल में क्या आता है, जैसे जो हमारी मशीनरी है वो क्या है, डिफेक्टिव है। जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन में मशीन यूज करते हो, इक्विपमेंट यूज करते हो, वो डिफेक्टिव है, उनमें पहले से कोई कमी है, लिमिटेशंस है। जब हम उन्हें स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल कि जो हम मशीन यूज कर रहे हैं उसके वायर्स पहले से ही अच्छे से अटैच्ड नहीं है, अच्छे से कनेक्टेड नहीं है। जैसे ही हम उस मशीन को स्टार्ट करेंगे, अगर वायर्स अच्छे से कनेक्टेड नहीं है तो ब्लास्ट हो सकता है। सो वही क्या है, यानी कि हमारे पास जो इक्विपमेंट है, मशीन्स हैं, वो डिफेक्टिव हैं। अगर वो ऑलरेडी डिफेक्टिव हैं तो वो हमारे एक्सीडेंट को ज्यादा इंक्रीज कर देती है और उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड है आउटडेटेड हो वो, यानी कि या तो वो डिफेक्टिव है, सेकंड वो आउटडेटेड, यानी कि टेक्नोलॉजी टाइम के साथ अपग्रेड होती रहती है, लेकिन हम कई बार टेक्नोलॉजी को इतना जल्दी अडॉप्ट नहीं करते। हमने 10 साल पहले एक मशीन खरीदी थी, आज भी हम उसी मशीन पे काम कर रहे हैं। सो 10 साल पहले जो हमारे पास चीज थी उसमें ना तो वो टेक्नोलॉजी है जो हम आज यूज कर रहे हैं, ना वो एफिशिएंसी वो प्रोवाइड कर सकती है। सो उसमें कुछ कमियां हैं, तभी तो नई टेक्नोलॉजी ने इंप्रूवमेंट की है। लेकिन अगर हमने नई मशीन्स नहीं ली
है, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया है, आउटडेटेड मशीन है, सो हम एक्सीडेंट के ज़्यादा प्रोन होते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी के साथ हम सेफ्टी ज़्यादा इंश्योर कर सकते हैं। देन ओल्ड टेक्नोलॉजी, वही कि हम पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। पुरानी टेक्नोलॉजी में हमारे पास उतने मेजर्स नहीं होते थे सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, बट अब हमारे नए नए इक्विपमेंट आने लग गए हैं, नए नए पार्ट्स आने लग गए हैं, जिसकी वजह से हम खुद की सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं। सो हमें नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए। लैक ऑफ ऑयल, ग्रीसिंग एक्सेट्रा, कि जब हम मशीन की बात करें या किसी इक्विपमेंट की बात करें, उन्हें प्रॉपर मेंटेन करना जरूरी होता है, ऑयल कराना, ग्रीसिंग कराना। सो अगर हम प्रॉपर उनकी मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो वो डिफेक्टिव बन जाती हैं और फिर वो एक्सीडेंट से प्रोन हो जाती हैं। सो हमारी जो टेक्निकल कॉजेज है इस पे हमें वर्क करना चाहिए। और वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन एक्सीडेंट का यही होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इग्नोर करती हैं कि कैसी मशीन उन्होंने खरीदी है, उनमें डिफेक्ट तो नहीं है, उन्हें अच्छे से मेंटेन नहीं करती, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। सो पहला कोज क्या था? टेक्निकल कोजेज। सेकंड है साइकोलॉजिकल कोजेज। साइकोलॉजिकल कोजेज क्या होते हैं? जो आपके माइंड से रिलेट करते हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वर्कर हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके माइंड से रिलेट करते हैं कि साइकोलॉजिकली वो कितने स्ट्रोंग हैं। यानी कि अगर हम इसमें हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं? ओवर वर्क। हमने किसी को बहुत ज़्यादा वर्क दे दिया है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा कि उसे कितनी चीज़ें परफॉर्म करनी है। आज के दिन में उसके पास 10 काम है करने के लिए, सो वो क्या करेगा? उसके ऊपर बर्डन क्रिएट कर देगा और वो फिर हेस्ट में काम करेगा, यानी कि जल्दबाजी करेगा। और हमने सुना है, हम ये लिखते भी कि हेस्ट मेक वेस्ट, यानी कि जितना जल्दी हम करेंगे काम को करने की कोशिश, हेस्ट करेंगे, तो उसकी वजह से हम एक्सीडेंट के लिए आगे जा रहे होते हैं। क्योंकि जितना आराम से, जितना स्मूथली हम वर्क करेंगे, जो उसकी प्रॉपर स्पीड होती है, हमें उस पर ही वर्क करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास ओवर वर्क आ जाता है तो हम हेजिटेट हो जाते हैं, हमें एंग्जाइटी हो जाती है कि हमें इतना ज़्यादा काम करना है। उसकी वजह से, बर्डन की वजह से क्या हो जाता है? एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड इज एंग्जाइटी, फियर, कि अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है और उसको मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा फियर है तो वो क्या होगा? यानी कि वो डरता है। एक बार उसके ऊपर ऑर्डर आ गया तो उसका ये है कि अगर कोई गलती हो गई तो मुझे निकाल दिया जा सकता है, मेरी सैलरी कम की जा सकती है। सो फियर और एंग्जाइटी क्या है? अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर आप उसमें अच्छे भी नहीं हो लेकिन आप उसे कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से कर रहे हो तो वो बेटर वर्क होगा इन कंपैरिजन अगर आप उसे डर के साथ कर रहे हो। क्योंकि आप डर के में क्या करते हो? अगर आपको एंग्जाइटी हो रही होती है तो आपसे गलतियां हो जाती हैं। सो अगर आप फियर में हो, एंग्जाइटी में हो, तो वो लीड करता है एक्सीडेंट्स को। नर्वसनेस, इमोशनल इम्बैलेंस, केयरलेसनेस, ये सब हमारे साइकोलॉजिकल कॉजेज ही हैं। जैसे इमोशनल इम्बैलेंस यानी कि उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, वो इमोशनली यानी कि वो कुछ सफ़र कर रहा है, वो सैड है या फिर डिप्रेशन में है, तो उस टाइम उसका माइंड कंप्लीटली फोकस नहीं कर सकता अपने वर्क पे और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही अगर वो नर्वस है, केयरलेस है, यानी कि इग्नोर करता है सेफ्टी मेजर्स को और सीधा बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट को पहनने और ऐसे ही सीधा काम करने लग जाता है, तो उसकी वजह से भी क्या होते हैं? आपके एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन पर्सनल कोजेज। पर्सनल कोजेज में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं कि इम्प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, कि जो हमारा एचआर डिपार्टमेंट है उसने जिन्हें सेलेक्ट किया है काम करने के लिए, जिन्हें जॉब दी है, वो इम्प्रॉपर है, यानी कि राइट सिलेक्शन नहीं हुआ। जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं जो काम करने आ रहे हैं उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल नहीं है, वो एबिलिटीज नहीं है जो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए हमें चाहिए, जो उस मशीन पे काम करने के लिए चाहिए। अगर उन्हें ये पता ही नहीं है कि इस मशीन को कैसे यूज करना है, यानी कि हमने इम्प्रॉपर सिलेक्शन किया है, तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिफेक्टिव प्लेसमेंट, यानी कि रॉन्ग प्लेसमेंट कर दी, कि हमने सेलेक्ट तो सही किया था लेकिन जिसे जहां प्लेस करना था, फॉर एग्जांपल हमने 5 एम्प्लॉयज को इकट्ठा सेलेक्ट किया था लेकिन उनकी वर्किंग जो थी, यानी कि एक कौन से लेवल पे काम करेगा, दूसरा कौन सी मशीन पे काम करेगा, वो हमने गलत डिसाइड कर दिया, तो भी हमारे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर्सनल एंड सोशल फैक्टर, यानी कि वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे में उनकी बॉन्डिंग क्या है, जो आपके बाकी के एम्प्लॉयज हैं, कलीग्स हैं, जितनी बेटर उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी ना उतने ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि हार्मोनी के साथ अगर काम करते हो तो आप दूसरों से पूछ सकते हो मशीन को कैसे यूज़ करना है, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके सोशल फैक्टर अच्छे नहीं है तो एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। सो इग्नोरेंस है, फैमिली प्रॉब्लम, आई साइट, ये भी हमारे पर्सनल कॉजेज में ही आता है कि आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है और आप उसी के बारे में सोचते रहते हो, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने वर्क पे, काम पे फोकस नहीं कर पाते और एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप इग्नोर करते हो, यानी कि जो भी सेफ्टी मेजर्स है उन्हें इग्नोर कर रहे हो, या फिर वो मशीन कैसे चलानी है, जो एक्टिविटीज कैसे करनी है आप उसे इग्नोर कर रहे हो, आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे। सो ये सब भी क्या कर सकते हैं? आपको एक्सीडेंट की प्रोन कर सकते हैं। आई साइट ही वीक है आपकी, यानी कि आपको दिखाई नहीं देता अच्छे से, आपकी आई साइट वीक है तो आपको ये पता ही नहीं चल रहा कि आप किस बटन को ऑन कर रहे हो, किसे ऑफ कर रहे हो। देन अनसेफ एक्ट, कि आप कोई ऐसा एक्ट
एक्ट परफॉर्म करते हो जो अनसेफ है, यानी कि चाहे वो आप इग्नोरेंस की वजह से करते हो या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से करते हो, लेकिन आपका जो एक्ट है, जो भी एक्शंस है वो अनसेफ है, तो वो आपको जरूर ही एक्सीडेंट की तरफ लीड करते हैं और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ा देते हैं। देन अदर कॉजेज, इनके अलावा कुछ और कॉजेज होते हैं जैसे नॉन एबिलिटी ऑफ वर्कर, यानी कि जो काम कर रहा है उसके अंदर वो एबिलिटीज नहीं है, वो क्वालिटीज नहीं है जो हमें चाहिए, वो एबल ही नहीं है उस मशीन को यूज करने के लिए। और जब हम उस वर्कर को मशीन पे रख देते हैं जिन्हें ये पता ही नहीं कि उन्हें कैसे यूज करनी है, उस मशीन पे लगा देते हैं, तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई आइडिया नहीं है इसे कैसे यूज करना है। अनड्यू हेस्ट, यानी कि ज्यादा जल्दबाजी करना, एक्सेसिव हेस्ट शो करना कि बहुत जल्दी जल्दी में वो काम कर रहा है, तो इतनी जल्दी में वो काम करेगा तो गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं जिससे एक्सीडेंट हो सकते हैं। देन इनएडुकेट लाइटनिंग अरेंजमेंट्स, की जब भी आप काम करते हो तो आपको अच्छी लाइटिंग चाहिए होती है सो दैट आप अच्छे से देख सको कि आपको मशीन का क्या चीज ऑन करनी है, क्या ऑफ करनी है, किस चीज को ओपन रखना है, किसे क्लोज रखना है, कौन सा वायर किसके साथ अटैच होगा। तो अगर हमारी लाइटनिंग अच्छे से प्रोवाइड नहीं की गई तो वो भी क्या करता है, लीड करता है एक्सीडेंट को। देन एक्सेसिव नॉइज, जब वहां पे बहुत ज्यादा नॉइज हो तो आप ये सुन ही नहीं सकते कि आपकी क्या इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, उसे कैसे यूज करना है। और अगर आपने थोड़ा सा मिस हियर किया, यानी कि कुछ गलत सुन लिया और उसकी वजह से कुछ दबा दिया या कर दिया, तो उससे भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसेस, यानी कि जो प्रोसेस आपको बताई गई थी कि कैसे करनी है उसको आप पुअरली इंप्लीमेंट करते हो, यानी कि अच्छे से आप इंप्लीमेंट नहीं करते, तो वो भी एक्सीडेंट की तरफ ही लेके जाती है। देन इफेक्ट ऑफ एक्सीडेंट, कि अगर एक्सीडेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में हो जाते हैं तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं, उसके बाद क्या इंपैक्ट्स होते हैं। एक्सीडेंट अफेक्ट वर्कर, अब एक्सीडेंट किस किस चीज को अफेक्ट करेगा, वर्कर्स को भी, यानी कि जिस एम्प्लॉय के साथ हुआ है उसे अफेक्ट करेगा, हमारी इंडस्ट्री को, क्योंकि हमारी वो न्यूज बनेगी, न्यूज़ में जाएगा तो पब्लिक को पता चलेगा, सो उससे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है वो सेफ्टी मेजर्स अच्छे यूज नहीं करती, इसीलिए तो एक्सीडेंट हुए। सो इंडस्ट्री को पड़ेगा, सोसाइटी पे इंपैक्ट पड़ेगा कि सोसाइटी, क्योंकि जो हमारे पर्सन हैं वो काम कर रहे हैं वो भी सोसाइटी से ही है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी सोसाइटी में ही है, तो सोसाइटी पे भी इंपैक्ट पड़ता है। और एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन पे, यानी कि जो भी कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन है अगर उसकी ब्रांच में भी कुछ हुआ है ना तो इंपैक्ट उस कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन पे ही पड़ता है। और इसमें क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, फिजिकल इफेक्ट हो सकते हैं वर्कर्स को, फिजिकल यानी कि उन्हें कोई इंजरी आ गई, वो परमानेंट हो सकती है, टेम्परेरी हो सकती है। एंड एम्प्लॉयज कैन कोज मॉनेटरी एंड अदर इफेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब फिजिकल इफेक्ट तो क्या होंगे, उन्हें कोई इंजरी हो गई, डेथ हो गई, ये तो हमारे फिजिकल इफेक्ट। मॉनेटरी इफेक्ट क्या होंगे कि जब ये सब होता है तो ऑर्गेनाइजेशन को कंपेंसेशन प्रोवाइड करनी होती है उन एम्प्लॉयज को जिनके साथ एक्सीडेंट हुआ है, तो उन्हें मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी कंपेंसेशन, यानी कि उन्हें कोई फाइनेंशियल हेल्प देना, उनकी फैमिली को हेल्प देना ताकि उनका इलाज किया जा सके। डेथ हो जाती है तो वैसे कंपेंसेशन प्रोवाइड करना, रिटायरमेंट बेनिफिट प्रोवाइड करना। सो मॉनेटरी इफेक्ट भी होते हैं और अदर इफेक्ट भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे उनकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, उनकी सोसाइटी में इमेज कम हो जाती है। सो इसलिए जरूरी है कि हम एक्सीडेंट होने ना दें और हमारी सेफ्टी मेजर्स को अच्छे से अडॉप्ट करें और एंश्योर करें। एम्प्लॉय प्रोन टू एक्सीडेंट, अब ऐसे कौन कौन से एम्प्लॉयज होते हैं जो सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं एक्सीडेंट के, यानी कि जिन पे सबसे ज्यादा खतरा होता है एक्सीडेंट का, तो वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट इज डिग्री ऑफ सुपरविजन, कि उस एम्प्लॉय के ऊपर सुपरविजन कितना हो रहा है, हम उसे कितना सुपरवाइज कर रहे हैं। उस एम्प्लॉयज को अच्छी सुपरविजन अगर दी जा रही है, यानी कि कोई उसे इंस्ट्रक्ट करने के लिए है, कोई उसका मेंटर है जो उसे बताता है कि मशीन को कैसे यूज करना है, केमिकल्स को कैसे यूज करना है, कौन सा केमिकल किसके साथ यूज नहीं करना है। सो जितनी ज्यादा सुपरविजन की डिग्री होगी उतने ज्यादा एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर हमारी सुपरविजन अच्छी नहीं है, अच्छी डिग्री नहीं है, सो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं जिनके पास अच्छा सुपरविजन नहीं है वो ज्यादा प्रोन हो जाते हैं एक्सीडेंट के। देन पर्सनैलिटी ऑफ पर्सन, यानी कि हमारे एम्प्लॉय की पर्सनैलिटी कैसी है, वो सीरियस है अपने काम को लेके, वो सेफ्टी मेजर्स को अगर यूज करता है, सारी चीजें अच्छे से फॉलो करता है, तो एक्सीडेंट्स कम होंगे, वो कम प्रोन होगा। लेकिन अगर वो इग्नोर करता है, ओवर कॉन्फिडेंट है, तो वो क्या होंगे, ज्यादा प्रोन हो जाएगा एक्सीडेंट को। देन इमोशनल इंस्टेबिलिटी, यानी कि एम्प्लॉय इमोशनल कितना स्टेबल है, इमोशनली वो कितना स्टेबल है, अपनी इमोशंस को कितना कंट्रोल कर सकता है, कितना मैनेज कर सकता है। यानी कि अगर वो गुस्से में भी है तो भी वो अपने उसको कंट्रोल करके अच्छे से वर्क करे। जितनी ज्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी होगी वो उतना ही एक्सीडेंट से बचा रहेगा। विजुअल इंस्टेबिलिटी, यानी कि अगर उसे देखने में प्रॉब्लम है, अगर उसकी आईसाइट अच्छी नहीं है, अगर वो अच्छे से देख नहीं पाता, तो वो इंस्टेबिलिटी क्या होगी, उसको लीड करती है एक्सीडेंट से। तो जो भी एम्प्लॉयज हमारे आईसाइट की वीकनेस से
को सफ़र करते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं एक्सीडेंट को। देन फैमिली बैकग्राउंड की वो कैसे फैमिली बैकग्राउंड से आता है, उसकी फैमिली कंडीशंस क्या हैं। जो हमारे अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से होते हैं, जिनको अच्छी नॉलेज है, अच्छी एजुकेशन मिली है, वो ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ के बारे में जानते हैं, मशीन्स को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसने पहले उस मशीन को कभी देखा नहीं, उसने वो उसके बारे में कभी पढ़ा नहीं, तो वो ज़्यादा सफ़र करता है एक्सीडेंट से। देन मस्कुलर वीकनेस, यानी कि उसकी मसल्स में कितनी पावर है। अगर आप लीन हो और आप बहुत ज़्यादा वीक हो तो आप उसे ज़्यादा एक्सीडेंट के प्रोन होते हो, क्योंकि क्या पता आप उसे उठा पाओगे या नहीं, आप अच्छे से वर्क कर पाओगे या नहीं, क्योंकि वर्कर्स को जो लोडिंग का वर्क करना होता है वो कैसे होगा। अब लोडिंग में अगर आपको कुछ बोरी या फिर कुछ सैक्स उठाने हैं तो उससे क्या है, आपको उसके लिए मस्कुलर पावर चाहिए। अगर आप वो नहीं होती तो आप अपनी बैक के पेन से सफ़र कर सकते हो, इंजरीज हो सकती हैं। एज ऑफ पर्सन, कि उसकी एज क्या है। यंग पर्सन जो है वो कम, मीन्स हम जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं वो जरूर ही मीन्स एक्सीडेंट से बचे रहते हैं अगर उन्हें एक्सपीरियंस है। जो यंग होते हैं ना, उनके पास मस्कुलर पावर्स होती है, उनके पास स्किल्स होती हैं, वो नए नए आए होते हैं, तो न्यू ब्लड होता है, तो उन्हें पता होता है कि कैसे वर्क करना है, उन्हें हम ट्रेन कर सकते हैं। बट जो ओल्ड एज पीपल हैं, यानी कि जिनकी एज हो गई है, ओल्ड एज सिटीजन है, उनको ज़्यादा विजुअल में, यानी कि उनको देखने में प्रॉब्लम होती है, सुनने में प्रॉब्लम होती है, तो वो ज़्यादा प्रोन होते हैं एक्सीडेंट के। हाउ टू एंश्योर सेफ्टी एंड प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स। सो हम एंश्योर कैसे कर सकते हैं, प्रोवाइड सेफ्टी मेजर्स, की हम एक सेफ्टी हेल्थ को कैसे एंश्योर करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छे सेफ्टी मेजर्स को यूज करके, प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स को यूज करके, यानी कि जो मशीन यूज करते हैं उसके साथ सेफ्टी इक्विपमेंट होनी चाहिए, सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होनी चाहिए, सो दैट हम सेफ्टी मेजर्स अच्छे से अडॉप्ट कर सकते हैं। देन प्रॉपर सिलेक्शन, यानी कि जो भी वर्कर्स हम अडॉप्ट करें या फिर जो भी हमारे वो काम हम दे रहे हैं, जिनको भी हम अपॉइंट करते हैं, वो सही से सेलेक्टेड होने चाहिए, उनकी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट सही होनी चाहिए। एनफोर्समेंट ऑफ डिसिप्लिन डालना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, वो डिसिप्लिन के साथ वर्क करें, हर चीज को पंक्चुअल हो, वो हर चीज को फॉलो करें, सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, सुपरवाइजर्स ने जो भी उन्हें बोला है उसकी गाइडेंस को फॉलो करें, सो आप एक्सीडेंट से बच सकते हो। सेफ्टी कॉन्शियसनेस स्लोगन्स एंड सेमिनार्स, यानी कि सेफ्टी के रिगार्डिंग लोगों को, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, उन्हें सेफ्टी के रिगार्डिंग अवेयर करने के लिए, सेफ्टी की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए आपको स्लोगन्स यूज करने चाहिए, टैगलाइंस यूज करनी चाहिए, या फिर सेमिनार्स करनी चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए। कुछ इंसेंटिव यूज करने चाहिए कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, अगर वो सेफ्टी मेजर्स को सही से यूज करेंगे, डिसिप्लिन बनाए रखेंगे, तो हम उन्हें ये फाइनेंशियल बेनिफिट देंगे, ये रिवॉर्ड्स देंगे। तो उन इंसेंटिव की वजह से क्या, उनकी मोरल अप हो जाती है, वो ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं सेफ्टी मेजर्स को यूज करने के लिए। सेफ्टी ट्रेनिंग, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए कि आप सेफ्टी मेजर्स कैसे यूज कर सकते हो, जो आपने सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट किए उन्हें कैसे यूज करना है, कैसे आप उसे अच्छे से इफेक्टिवली प्लान कर सकते हो, सो ये सब आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट, यानी कि मशीन और इक्विपमेंट की अच्छे से मेंटेनेंस करनी चाहिए। जो हमने पढ़ा था कि ऑयल अच्छे से डालना चाहिए, ग्रीसिंग अच्छे से करानी चाहिए, उन्हें डिफेक्टिव नहीं परचेज करना चाहिए। तो अगर हम मशीन्स और इक्विपमेंट की प्रॉपर मेंटेनेंस करते हैं तो भी इंश्योर कर सकते हैं सेफ्टी को। So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.